माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड की बात करेंगे, जो कि आपके 22 फरवरी के जो हिंदी का पेपर होगा वो पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। आज जो भी आपको इस वीडियो में कराया जाएगा 22 तारीख के हिंदी के पेपर में आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी। इस पेपर को आप अच्छी तरह से देखिए, जिस तरह से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं उस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिए। 22 तारीख को यही सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो में जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उसको सही से पढ़ लीजिए, उतने से ही आपके 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 70 नंबर अपना बिल्कुल पक्का करेंगे। बस इतना पढ़ना है जितना कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर में 100% यही सब आना है जो आज इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इनको आपको तैयार करना है। इसके लिए मैंने आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। उन वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें आपको लगभग मैंने 150 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप उतने क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो बहुविकल्पी का हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो उसको इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे। बाकी हर एक चीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पेपर में पूछा जाएगा बेटा, तो वो पूछा जाएगा आपसे गद्यांश। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करना होगा। किसकी बात करना होगा बेटा आपको? महत्वपूर्ण गद्यांश की, जो कि सबको पता है बेटा कि ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 6 नंबर का होता है। इसमें 2 गद्यांश दिए जाते हैं और प्रत्येक में बेटा 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी एक को करना होता है। आपको किसी एक को करना होता है और उसके 2 नंबर आपको मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 2। तो 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 6। टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे बेटा। तो आपको जो गद्यांश होगा वो आपके 2 नंबर का पूछा जाएगा, वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा बेटा? 3 नंबर का होगा। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश है बेटा, वो आपके मेरे तरफ से ये वाला। देखिए, इस गद्यांश को पढ़िए और देखिए इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। हम लोग इस महत्वपूर्ण अगर गद्यांश की बेटा हम लोग बात करते हैं तो वो गद्यांश है आपका, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पुरुषों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो निरंतर की उन्नति की ओर उसको ऊपर उठाती जाएगी। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है बेटा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा बेटा? 2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का आपको क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये जहां जितने के नीचे रेखा इसकी व्याख्या करना है। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहला बेटा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। सबने जब इसको पढ़ा होगा तो सबको पता होगा बेटा, ये मित्रता नामक पाठ का गद्यांश है, जो कि आपके रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो देखिए गद्यांश इसका कैसे लिखेंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब ये जो प्रस्तुत हमारा संदर्भ है वो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, किसके द्वारा बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अगर आप इतना लिखते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। इतने की आपको व्याख्या करना है। तो देखिए बेटा व्याख्या कैसे होगी। हेडिंग पड़ेगी आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। किसकी बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखो, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। कि जो बुरी संगति होती है वो हमें घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को बेटा भयानक बुखार आ जाती है तो वह
बुखार या ज्वर उसके पूरे शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, और कभी कभी ज्वर इतना भयानक होता है कि उस व्यक्ति के प्राण भी निकल जाते हैं। उसी तरह बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार जो बुरी संगति होती है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला गया है कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, कि युवा पुरुष के संगत के बारे में यहां पर क्या कहा गया है। तो देखिए, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी संगति होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर रख सकेगी। तो ये आपकी संगत के विषय में बताया गया है। तो अगर आप इतना कुछ यहाँ पे लिखते हैं तो आपको इसके पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, जो कि आपके 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा पद्यांश के विषय में। किसके विषय में बेटा? एक पद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको क्या दिया जाएगा बेटा? पद्यांश दिया जाएगा। वो भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का होगा। तो अगर आप इसको करते हैं तो टोटल आपके कितने बेटा? 6 नंबर यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। कितने नंबर बेटा? 6 नंबर जो है वो आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए कौन सा गद्यांश आपको तैयार करना है उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है, सुनी सुंदर वैन सुधाकर, साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरहे करी नयन दे, सैन तीन है, समुझाई कहु मुस्कुराई चली, तुलसी ते ही सौहर सौहे सैले अवलोकटी, लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगही मनो मंजुली कज कली। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है बेटा, वो पद्यांश दिया गया है। और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, कि ये जो पद्यांश है इसकी संदर्भ सहित आप क्या करिए बेटा? व्याख्या करिए। फिर आपसे बोला गया है कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, कि जो सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है ये बताना है। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया बेटा इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे बेटा? संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो हमारी कवितावली है उससे हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित वन पथ शीर्षक से लिया गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे बोला जा रहा है इसकी व्याख्या भी करना है बेटा। तो व्याख्या देखिए किस तरह से करेंगे बेटा, ध्यान पढ़िए। बोला जा है, सुनी सुंदर बैन सुधाकर, साने सयानी है। तो देखिए, ग्राम साधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम साधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। कि जो सीता जी है उनके इस क्वेश्चन का, इनका जो प्रश्न था इसका उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया था। इन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही विषय में समझा दिया कि मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती रही। कि जब आपके सीता जी ने संकेत कर दिया तो जितनी भी सीता जी की सखियां थी वो सब राम के सौंदर्य को देखकर एकटक देखती रही। अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं, मानो प्रेम रूपी सरोवर में सम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। मानो कि प्रेम रूपी जो आपका सरोवर है उसमें सम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और ग्राम साधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा संदर्भ सहित व्याख्या हो गई। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। कि सीता जी का जो संकेत पूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है। तो देखिए, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा और लब्ध नेव निर्माण की भावना के अनुरूप है। कि जो उनका संकेत पूर्ण उत्तर है वो किसके अनुरूप है बेटा? सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा और तथा लब्ध लेव निर्माण से की भावना के अनुरूप है। थर्ड क्वेश्चन है, अनुराग तड़ागा का क्या अर्थ है। तो याद रखिए बेटा, अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ होता है बेटा? प्रेम रूपी सरोवर। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण मैंने पद्यांश करा दिया कि कौन सा पद्यांश करना। अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आपके वहां बिल्कुल 6 में 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जाएगा बेटा, वो पूछा जाएगा लेखक का जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, लेखक का जीवन परिचय। ध्यान से देखते चलिए, जीवन परिचय पूछा जाएगा, जो कि आपका बेटा होगा कितने नंबर का, 5 नंबर का होगा बेटा। ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 में से 3 नंबर होते हैं जीवनी के और 2 नंबर होते हैं रचनाएं के। 3 नंबर किसके होते हैं बेटा, जीवनी के, और 2 नंबर होते हैं बेटा रचनाओं के। 2 नंबर किसके होते हैं बेटा, रचनाओं के। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन अब तक मैंने 20 नंबर के बहुविकल्पी, 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश, ये मतलब टोटल हमारे 32 नंबर की क्वेश्चन की बात हो चुकी है। और आपका 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय के होंगे, तो 32, और अगर ये लेखक का परिचय जो मैं बता रहा हूं आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर ये हो जाएंगे। तो टोटल आपके 37 नंबर का पूरा पेपर कंफर्म हो जाएगा कि 37 नंबर आपके किस तरह से हिंदी में आए। तो अगर हम बात करें बेटा लेखक के जीवन परिचय की, किसकी बात करते हैं बेटा, लेखक के जीवन परिचय को, तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में आपको तैयार करना है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। किनका तैयार करना है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करना है। सबसे पहले किसी भी जीवन परिचय को लिखने से पहले आप उसका संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखेंगे। जैसे जन्म 1884 में, मृत्यु 1941 ईस्वी में, पिता चंद्रबली शुक्ल, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगौना ग्राम में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर में, कार्य आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, प्रमुख रचनाएं विचार वीड़ी, चिंतामणि, रस मीमांसा। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देखिए इतना आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया बेटा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर आप डाल देंगे। अब इसके बाद आप पूर्ण इसका संपूर्ण जीवन परिचय लिखेंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय का इंडेक्स बना दिया है तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके विस्तृत जीवन परिचय को नहीं पढ़ता है, केवल इसी से समझ जाता है कि अगर आपने जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान सबको सही लिखा है तो इसका मतलब आगे आपने डिटेल से भी इस चीजों को सही से लिखा होगा। तो आप इसको जरूर बनाएं। यही वो चीजें होती हैं जो एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है और हिंदी में आपको 95 से ऊपर मार्क्स दिलाते हैं। तो अब देखिए इसका जीवन परिचय की अगर हम बात करें विस्तृत, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल थे उनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था बेटा, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था, जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके पिता का नाम क्या था बेटा, चंद्रबली शुक्ला था। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा वो मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। किससे उत्तीर्ण की थी बेटा, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई, जबकि जो इनकी इंटर की परीक्षा थी वो अंतिम वर्ष में इनसे क्या हो गई थी बेटा, छूट गई थी। मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के ही न्यायालय में क्या कर ली थी बेटा, नौकरी कर ली थी। किंतु किसी कारण से नौकरी छूट गई थी। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से इनकी जो नौकरी थी वो छूट गई थी। इनकी जो नौकरी थी बेटा वो क्या हो गई थी बेटा, छूट गई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। जब न्यायालय में इनकी नौकरी छूट गई तो इन्होंने मिर्जापुर के जिस विद्यालय से इन्होंने अपना हाई स्कूल किया था उसी विद्यालय में ये चित्रकला के अध्यापक के पद में काम करने लगे। इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख भी प्रकाशित होने लगे। और ये मिशन स्कूल में चित्रकला पढ़ाते पढ़ाते इनके उस समय जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें इनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां थी वो प्रकाशित होने लगी। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पर भी नियुक्त हुए। अब मिशन स्कूल के बाद इनकी कुछ दिनों बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था वहां पे इनको अध्यापन के लिए नियुक्ति हो गई। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इसके बाद वहां कुछ समय पढ़ाते रहने के बाद इनको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक पंचतत्व में लीन हो गया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक जो था बेटा वो पंचतत्व में लीन हो गया था। अगर हम बात करें बेटा कृतियों की, किसकी बात करें बेटा, कृतियों की, तो आचार्य शुक्ल जी प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है, चिंतामणि, विचार वीड़ी, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। ये सब आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो आपके 5 नंबर यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे और टोटल आपके 37 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 वहां पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा कवि का जीवन परिचय। किसका बेटा, कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय
ये भी क्वेश्चन आपसे बेटा 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 5 नंबर का, जिसमें 3 नंबर होंगे जीवनी के और 2 नंबर होंगे उनकी रचनाओं के। 3 नंबर बेटा उनकी जीवनी के और 2 नंबर उनकी रचनाओं के होंगे। और यहाँ पे जो मैं आप करा रहा हूँ, अगर आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो 37 और 5 नंबर, ये तो आपके टोटल बेटा 42 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। कितने नंबर बेटा? 42 नंबर आपके जो है वो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं जीवन परिचय में तुलसीदास जी के, किसकी, वो सॉरी, आज हम इसमें देखेंगे बेटा सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमको देखना है सूरदास जी का जीवन परिचय। किसका बेटा? सूरदास जी का। सूरदास जी का जीवन परिचय हमको देखना है। किनका देखना है बेटा? सूरदास जी का जीवन परिचय देखना है। तो मैंने आपको पहले बताया है, किसी भी जीवन परिचय को लिखते समय आप सबसे पहले उसका संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखिए बेटा। तो कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान था रूनकता। पिता का नाम था रामदास शाश्वत। मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा थी ब्रज। शैली जो थी बेटा वो थी मुक्तक शैली के गेय पद, अष्टछाप एवं भक्तिकाल के कवि थे ये। ठीक है, अष्टछाप के भी ये इन्होंने हिस्सा हुए और भक्तिकाल के समय के कवि थे। अष्टछाप में भी इनका नाम जोड़ा गया था, यानी कि अष्टछाप के एक प्रमुख कवि थे। और इनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली के गेय पद थे। अगर साहित्य में इतिहास की बात की जाए तो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा थे। ये कृष्ण भक्त जो कवि थे उनमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है बेटा सूरदास। ठीक है, तो ये आपका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब हम इस जीवन परिचय को बेटा डिटेल से लिखेंगे। तो देखिए डिटेल से कैसे लिखेंगे जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रूनकटा नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। जो महाकवि सूरदास जी थे इनका जन्म बेटा सन 1478 ईस्वी में रूनकटा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था बेटा? रामदास थे। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। और जो पंडित रामदास शाश्वत थे ये कैसे थे बेटा? एक ब्राह्मण कुल से आते थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान भी मानते हैं, जबकि इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान, ज्यादातर जो इनके विद्वान हैं वो इनको रूनकटा के बताते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनको सीही नामक स्थान भी इनका जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंधी अनेक मत है कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे या नहीं। इस विषय पे भी जो आपके कवि हैं बेटा उनमें 2 मत हैं विद्वानों में। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए हैं। मतलब कुछ जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वो जन्म से नहीं, कुछ समय बाद किसी कारणवश वो अंधे हुए थे। उसका जो व्यक्ति ये कहते हैं कि वो कुछ समय बाद अंधे हुए हैं, उस पे वो अपना पक्ष रखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का सुंदर वर्णन, जितना अच्छी तरह से वर्णन किया, ये कोई एक अंधा व्यक्ति इस तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए वो मानते हैं कि जो सूरदास जी थे वो शुरू में अंधे नहीं थे, बाद में अचानक से किसी कारणवश वो अंधे हुए हैं। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जो सूरदास जी थे वो बेटा क्या थे बेटा? श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर ही नाथ जी के मंदिर में रहते थे। और जो सूरदास जी थे वो मथुरा के गऊ घाट के मंदिर पर, गऊ घाट में जो मंदिर था श्रीनाथ जी का, वहीं पे रहा करते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था, और इनका जो है विवाह भी हुआ था सूरदास जी का। विरक्त होने से पहले वो अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। मतलब जब वो साधु बनने से पहले वो पहले अपने परिवार के साथ पारिवारिक जीवन में रहते थे। पहले वो दीनता के पद गाया करते थे। तो पहले उनका काम क्या था बेटा? कि वो दीनता के पद गाया करते थे। किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। तो पहले ये दीनता के पद गाते थे, इसके बाद जब इन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ रहने लगे तो फिर इन्होंने कृष्ण लीला का गान करने लगे या गाने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा, 2 बार लिख गया सॉरी, कहा जाता है कि मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास की भेंट भी हुई थी। और कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि मथुरा में सूरदास जी और तुलसीदास जी एक बार आपस में मिले भी थे, और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। और सूरदास और तुलसीदास के बीच में आपस में प्रेम भाव बहुत बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी, और सूरदास से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने गीता, श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583
तिरासी ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो सूरदास जी की मृत्यु की अगर बात की जाए बेटा तो ये 1583 ईस्वी में, कब बेटा 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहां उपस्थित थे और विद्वानों का मानना है कि जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी तो वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहां पर उपस्थित थे। अगर बात की जाए बेटा प्रमुख कृतियों के तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो भक्त शिरोमणि सूरदास जी थे वो लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। काशी नगरी प्रचारी सभा की खोज और पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। काशी नगरी प्रचारी सभा की खोज और पुस्तकालय में जो सुरक्षित नामावली है, इनके अनुसार ये माना जाता है कि सूरदास ने 25 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं बेटा? 25 लिखे। परंतु इनके 3 ही ग्रंथ अब उपलब्ध है। लेकिन हमारे रोजमर्रा के कामों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेटा तो पुरातत्व के द्वारा केवल इनके 3 ही ग्रंथ हमको उपलब्ध हो सके हैं। पहला है सूरदास, दूसरा है सुरसावली, तीसरा है साहित्य लहरी। उनके केवल ये 3 ही हमको ग्रंथ प्राप्त हुए। अगर हम बात करें सुरसावली, सूरसागर की पहले बात करते हैं बेटा, तो सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणित कृति है। सूरसागर जो है वो सूरदास की एकमात्र प्रमाणित कृति है। इसमें 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं और सूरसागर में उनके द्वारा जो 1.25 लाख पद लिखे गए हैं उनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही पाए गए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है, गीति काव्य है। जो पूरा का पूरा सूरसागर है बेटा वो एक गीति काव्य है। अगला है बेटा इनका सुरसावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। इसमें 1107 छंद है। जो सुरसावली है इसको लेकर विद्वान 2 मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं लिखी गई। तो ये आपकी विवादास्पद स्थिति में है। लेकिन इसमें टोटल 1107 छंद है। कितने छंद है बेटा? 1107 छंद है। ठीक है। देखिए बेटा जो वीडियो बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूं उसका कारण केवल इतना सा ही है कि बेटा कि आपके पेपर के लिए अब आपके पास समय बहुत कम बचा है और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अच्छी तरह से तैयार कर सके और आपको सारी चीजों का रिवीजन मैं एक बार तेजी के साथ करा दूं। ऐसा नहीं कराना चाहता हूं कि मैं बेटा पूरे 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो बना दूं आपके लिए और उसमें क्वेश्चन कराऊं 2 से 3 या 5 से 10। तो ऐसा अन्य चैनल के लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज ये है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कराई जा सकें जिससे कि आपके हिंदी में मार्क्स 95 से ऊपर आ सके। तो इसलिए आपको थोड़ा रफ्तार अपने से बनानी होगी और कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द सारी चीजों को आपको रिवाइज करना है। कुछ भी चीजों आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। और जिन बच्चों को अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना नेम और क्लास का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दूंगा और टेलीग्राम पे ही सारी वीडियो की आपकी जो पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब चलते हैं बेटा आगे, साहित्य लहरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? साहित्य लहरी की। तो देखिए साहित्य लहरी की क्या बात है। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। जो साहित्य लहरी है उसमें सूरदास के 118 दुष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें ज्यादातर बेटा नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना है की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन और 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के कुछ अंश की भी झलक है। तो ये इनके तीनों प्रमुख ग्रंथ हो गए जो अब तक हमें पाए गए हैं या हमको मिले हैं। भाषा शैली की बात की जाए तो सूरदास मुक्तक शैली के गेय पद लिखते थे। सूरदास जी जो थे वो मुक्तक शैली के गेय पद लिखते थे। मुस्तक शैली के क्या लिखते थे बेटा? गेय पद लिखते थे। तो ये आपका महत्वपूर्ण मैंने कवि का जीवन परिचय बता दिया। तो देखिए अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में नंबर हो गए बेटा कितने बेटा? 42। कितने नंबर हो गए बेटा? 42 हो गए यहाँ तक। अब इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा बेटा वहां पे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, एक आपको श्लोक लिखने को दिया जाएगा। क्या लिखने को दिया जाएगा बेटा? श्लोक लिखने को दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा। जो कि कितने नंबर का होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि आप केवल बेटा उसमें से 4 कोई श्लोक तैयार कर लीजिए। कितने बेटा? 4, क्योंकि 3 तो पेपर में ही आएंगे और पता चला आपने जो 2 या 3 तैयार किए वो पेपर में ही हैं तो फिर उनको नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां लिखा होता है कि एक ऐसे श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। तो आप 4 याद करेंगे तो अगर वो आपके 3 पेपर में आ भी जाते हैं तो एक आपके पास ऐसा होगा जो आपको
याद होगा और वहां पे लिख सकते हैं। तो आप एक श्लोक याद कर लीजिएगा बेटा, वो 4 नंबर का होता है, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। तो 42 और 4 ये नंबर हो गए, टोटल आपके नंबर हो गए बेटा 46 नंबर। कितने नंबर हो गए बेटा? 46 नंबर आपके यहां से हिंदी में बिल्कुल कंफर्म हो गए। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा बेटा, वो पूछा जाएगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा बेटा, वो पूछा जाएगा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो देखिए, अगर हम संस्कृत के गद्यांश पद्यांश की बात करें तो ये कितने नंबर के आते हैं, यहां से हम बात करते हैं। ये जो बेटा आपका गद्यांश दिया जाएगा संस्कृत में होगा बेटा, किसमें होगा? संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, जिसकी आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। और ये क्वेश्चन होगा बेटा आपके 5 नंबर का। कितने नंबर का होगा? और जो गद्यांश मैं बता रहा हूं, अगर आपने उस गद्यांश को तैयार कर लिया तो 5 नंबर यहां से हो जाएंगे। तो आपके पास 46 पहले थे और 5 ये, टोटल आपके पास 51 नंबर की हिंदी बिल्कुल आपकी तैयार हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं संस्कृत की गद्यांश की, कौन सा आपको तैयार करना है। तो देखिए, ये गद्यांश आपको तैयार करना है बेटा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। अब इसका अनुवाद भी मैं आपको करता चल रहा हूं साथ में। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति। ये भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थान है या केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाड्मयस संस्कृत तेज आलोका सर्वत्र प्रसूता है। मतलब यह है बेटा कि यहीं से संस्कृत के साहित्य और संस्कृत के प्रकाश विश्व के सभी जगहों पर फैला है। मुगल युवराज, यानी कि जो मुगल युवराज थे दारा सिकोहा, कौन बेटा? दारा सिकोह, आत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्र में अध्ययन अकरोट, यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सातेसा ज्ञानेन, और ज्ञान प्राप्त किया था, तथा प्रभावित अभूता, और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। यत तेन उपनिषद अनुवाद है, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो ये हमारे शास्त्र थे इनका अनुवाद कराया था फारसी भाषा करत, और फारसी भाषा में इनका क्या कराया था बेटा? उन्होंने अनुवाद कराया था। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, और अगर आप इसको लिखते हैं अनुवाद संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना होगा, और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, मैंने इसका हिंदी अर्थ बता दिया, तो संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये जो संदर्भ दिया गया है बेटा, ये किससे दिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात की जाए तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। व्याख्या बेटा अभी मैंने आपको कर ही दी, लेकिन दोबारा भी आप पढ़ लीजिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति के प्रकाश सभी जगहों पर फैला है, और यही जगह से, इसी जगह से संस्कृत के साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह में फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और जो मुगल युवराज थे दारा सिकोह साहब, वो यहाँ पर आके भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, और उनसे ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, और उनके जो पढ़ा, उनका ज्ञान लिया, तो उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि वे इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करा दिया। और उन्होंने इन उपनिषदों का जो पहले संस्कृत में लिखे थे, उन्होंने इनका फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया था। किसमें करा दिया था बेटा? फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया था। तो अगर इसको आप तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर यहां से, तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे बेटा 51। इसके बाद एक संस्कृत का आपसे पद्यांश भी दिया जाएगा बेटा। क्या दिया जाएगा? एक संस्कृत का आपको पद्यांश दिया जाएगा। वो भी क्वेश्चन आपका बेटा कितने नंबर का होगा बेटा? 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 5, जिसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होगी, संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। संदर्भ सहित उसका क्या लिखना होगा बेटा? हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। तो अगर आपने इसको भी तैयार कर लिया जो मैं बता रहा हूं, तो 51 और 5 टोटल आपके नंबर हो जाएंगे हिंदी में 56। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा? 56 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे हिंदी में। इससे आपको कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा, और पूरी तरह से 56 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैं संस्कृत का लाया हूं श्लोक, वो ये है, सर्व भवन्ति सुखीन, मतलब सभी सुखी हों। सर्व संतु निरामया, सभी रोगों से रहित हों। सर्व भद्राणि पश्युति, सबका कल्याण को देखें या सबका कल्याण हो। माँ कछुत दुख भाव भवेत, और सभी को माँ जो है भाग्यशाली बनाए या किसी के भाग्य में दुख ना दे। माँ कछुत दुख भाग भवेत, यानी कि किसी के भाग्य में दुख ना हो। तो ये तो इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब देखिए संदर्भ बेटा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है बेटा, वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति
पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात की जाए तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई किसी के भी भाग्य में या किसी के भी हिस्से में दुख ना आवे। तो अगर इतना आप लिखते हैं तो 5 नंबर यहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे और टोटल आपके 56 नंबर हिंदी में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो आपके यहां से नंबरों को काट सके। अब देखिए इसके बाद आपसे एक बेटा पत्र पूछा जाएगा। आपसे एक क्या पूछा जाएगा भैया? पत्र पूछा जाएगा। वो पत्र कितने नंबर का होगा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आपसे एक प्रमुख पत्र पूछा जाएगा जो कि आपका होगा बेटा 4 नंबर का। कितने नंबर का होगा बेटा? 4 नंबर का आपसे एक पत्र पूछा जाएगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 4 नंबर का। तो 4 नंबर का पत्र जो होगा उसको देखिए कौन सा पत्र है जो आपको तैयार करना है ताकि आपके वहां पूरे के पूरे नंबर आ सके। तो उसके लिए मैं आपको केवल 2 पत्र बता रहा हूं बेटा। अगर आप इन दोनों पत्रों को तैयार कर लेते तो यहां से 4 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। उनमें से पहला है बेटा, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखना है। मतलब बिजली की समस्या है आपके क्षेत्र में और उसके निराकरण के लिए बिजली विभाग को एक शिकायत पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र कैसे लिखना है, कैसी हेडिंग रखना है, इस बात को ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से अगर आप वहां पत्र लिख करके आते हैं तो आपको यहां से पूरे के पूरे 5 नंबर कंफर्म रूप से मिलेंगे और वो 4 नंबर आपको पूरे कंफर्म रूप से यहां से मिल जाएंगे। तो देखिए, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय डाल देना है। हम किस विषय पे लिख रहे हैं? बिजली की अनियमित आपूर्ति के विषय में लिख रहे हैं। मानवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कि हम गांधी नगर कॉलोनी के निवासी हैं और आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है। पानी या अन्य जो आवश्यक कार्य होते हैं उसके लिए हमको बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है गर्मियों के दिनों में। बिजली जीवन का मूलभूत आवश्यकता है और जो बिजली है बेटा वो जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती है कि उसके क्षेत्र में बिजली की समस्या उत्पन्न रहे। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं और हमारी कॉलोनी में जो बिजली की आपूर्ति होती है वो कब आ रही है, कब जा रही है, कब कट दी जाती है, कब भेज दी जाती है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। अतः 1 हफ्ते में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर करें। अतः आपसे अनुरोध है कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस समस्या को निवारण करें, उसका टाइम फिक्स कर दें। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें। और ऐसी स्थिति में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी समस्या की ओर ध्यान दीजिए। कृपया बिजली समस्या को निर्धारित किया जा सके, जिससे जो बिजली का समय है उसको निर्धारित किया जा सके, कितनी बजे आएगी और कितने बजे चली जाएगी। शीर्ष कार्यवाही की आशा में हम हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया बेटा, इसको सही कर लीजिए। हम हैं, ये है बेटा हम हैं आपके गांधीनगर निवासी। हम हैं आपके गांधीनगर निवासी और जिस दिनांक को आप ये पत्र लिखना उस दिनांक का नाम लिख देना। उस दिनांक का क्या लिख देना बेटा? नाम लिख देना। बस आपका यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। एक और जो महत्वपूर्ण वायरल आपका पत्र है वो है आपका शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ये भी बहुत ही जरूरी है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे बेटा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, एसडी पब्लिक स्कूल कालू कुआं बांदा। विषय है बेटा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मानवर महोदय। इस तरह से आप पहले विषय जरूर लिखा करिए, किस विषय में आप लिख रहे हैं। तो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब आप मानवर महोदय से स्टार्ट करेंगे बेटा। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो महंगाई है कमर तोड़, इसकी वजह से हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव बना रहता है और घर में प्रायः जो हमारे लिए डेली यूज की चीजें उसका तक हमारे घर में अभाव बना रहता है। मेरे चार भाई बहन स्कूल विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मेरे 4 भाई बहन हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिता के सिर पर सदा बना रहता है और उनके पढ़ाई लिखाई और जो आवश्यक खर्चे हैं उन सब का बोझ हमारे पिता के सर पर हमेशा बना रहता है। अतः आपसे निवेदन है
कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। अतः आपसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरी विद्यालय की संपूर्ण शुल्क है उसमें मुक्ति प्रदान करें या उसको माफ कर दें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। अब यहाँ पे लिख देना बेटा आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो नाम लिख देना है, दिनांक जिस दिनांक को आप लिखना और कक्षा लिख देना। बस आप अगर इन 2 पत्रों को तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में इन पत्र के 4 नंबर कोई नहीं ले जा सकता, बिल्कुल कंफर्म 4 नंबर आपके आएंगे। इसके बाद बेटा जो आपसे पूछा जाएगा वो खंड होगा। बेटा आपसे एक खंड काव्य से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा बेटा? खंड काव्य से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबको पता है बेटा कि खंड काव्य का जो ऐसा होता है कि हर जिले में अलग अलग चलता है बेटा। तो ये आप या तो हिंदी की जब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो वहां पे खंड काव्य के आगे जिला लिखा जाएगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, या आप हिंदी के जो स्कूल में आपका हिंदी का टीचर हो उनसे पूछ लेना कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है। तो ये आपका 3 नंबर का आएगा, तो इसको आपको स्वयं से तैयार कर लेना है। तो टोटल आपके 56 पहले थे, 4 नंबर पत्र के तो हो गए 60 और 3 नंबर खंड काव्य के तो टोटल हो गए आपके 63 नंबर कंफर्म हो गए। कितने बेटा? 63 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा निबंध। क्या पूछा जाएगा बेटा? निबंध, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 7 नंबर का। और टोटल आपके 70 नंबर यहां से हिंदी में कंफर्म हो जाएगी। जितनी चीजें आपकी इस वीडियो में बता रहा हूं अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। बस इनको आप आज रात में घोट करके पी जाइए पूरी तरह से कि सुबह जब आपको कल पेपर मिले तो जैसे ही आप पेपर देखिए और यही सब आपको छाप देना है, क्योंकि सेम टू सेम पेपर आपको कल ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण निबंधों की तो महत्वपूर्ण निबंधों में बेटा पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद कारण या निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चंद्रयान पर निबंध। केवल ये 5 निबंध आप तैयार कर लीजिए बेटा। इसके बाहर से कोई भी निबंध आपको न पढ़ना है ना तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? अगर आप इन 4 सॉरी वो निबंध मैंने कक्षा 12 के करा दिए हैं, 1 मिनट आपकी क्लास के लिए मैंने ये लिखे हैं, सॉरी। हाँ देखिए बेटा, महत्वपूर्ण निबंध 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद कारण तथा निवारण और चंद्रयान पर निबंध। केवल आप इन 5 निबंधों को तैयार कर लीजिए, इसी में से कोई ना कोई निबंध जरूर पूछा जाएगा। मैं ये 4 निबंध आपको करा चुका हूं, चंद्रयान पर निबंध बचा है तो शाम तक आपको इसको भी वीडियो मिल जाएगा कि चंद्रयान पर निबंध कैसे लिखना है। ठीक है? तो अब आज के वीडियो में मैं आपको प्रदूषण की समस्या का बता देता हूं। देखिए निबंध को लिखते समय 2-3 चीजें बिल्कुल दिमाग में आप रखिएगा। निबंध को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है और ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बना करके लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा एक कहानी टाइप में लिख दिए हो, हेडिंग बना ही नहीं रहे हो। तो किसी भी निबंध को आप लिखना तो उसमें ये कोशिश करना कि 2-2, 3-3 लाइन के छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है और ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बना करके हमको निबंध अपना लिखना है। जैसे हम बात करें प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का निबंध, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए आप ध्यान से बेटा। सबसे पहले आप हेडिंगें बनाएंगे बेटा। सबसे पहली हेडिंग किसी भी निबंध की होती है प्रस्तावना और आखिरी हेडिंग होती है उपसंहार। अब इसके बीच में पहले आप प्रस्तावना के विषय में 2-3 लाइन लिख देना। फिर प्रदूषण का अर्थ क्या होता है मैं आगे सब आपको बताऊंगा। फिर प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या और उसकी हानियां, समस्या का समाधान, उपसंहार। ये सब इस 3 हेडिंग अगर आप बना रहे हैं, इतनी हेडिंग अगर आप बना रहे हैं तो पूरे 7 के 7 नंबर आपके यहां से कंफर्म हो जाएंगे कि यहां से मिल जाएंगे। देखिए आप किस तरह से इस निबंध को लिखेंगे। देखिए आप प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण विश्व का सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण जो है वो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक ऐसी समस्या है जो कम होने की जगह प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि नई नई बीमारियां डेली आ रही हैं। जैसे अभी कोरोना आया था पिछले साल, ठीक है, और जीव जंतुओं के लिए बहुत सारी गला घोटू आ गया, इस तरह की कई बीमारियां आई जिससे उनकी जो है सामना करना पड़ता और अधिकतर उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, जबकि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत था वहां उस समय हमारे देश में प्रदूषण नहीं था। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। और ये जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ है वो इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय जो औद्योगिक प्रगति हुई है, कारखाने लगे हैं या शस्त्रास्त्र जो आप लोग शस्त्रों का प्रयोग करते हैं युद्ध में, बंदूक है, गोली है, तोप है, इन सब के कारण जो हमारा प्रदूषण निकलता है उनसे बढ़ा है।
अगर हम बात करें रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था, रॉबर्ट कोच ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा शत्रु होगा वो होगा बेटा शोर। शोर भी एक आपका ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। और जो रॉबर्ट कोच जी कह गए थे और हमको अब ऐसा लगता है कि वो दिन आ ही गया है, क्योंकि इतना ज्यादा शोर होता है और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे स्वस्थ रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये हो गया। अब ये तो हो गई प्रस्तावना। इसके बाद हमको हेडिंग बनानी है बेटा प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद हेडिंग क्या बनानी है, प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है। स्वच्छ भारत में ही दिन का विकास संभव है, स्वस्थ भारत में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वच्छ भारत होगा तभी आप जीवन का विकास संभव हो सकता है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, और जो ये पर्यावरण है इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। प्रकृति से जो हमें पर्यावरण मिलता है वो जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस प्रकार से बदलने लगता है कि इसका जीवधारियों के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो इससे मानव के विनाश का संकट उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिकी तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी हवा पानी दूषित हो रहे। बोला गया है कि जो हमारा पर्यावरण ही प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें हर एक चीज का एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निश्चित अनुपात मिला। जब हमारा ये अनुपात इस तरह से बदल जाता है कि जीवधारियों के जीवन में इसका प्रभाव दिखने लगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रदूषण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। ये बोला गया है। अब देखिए अगली हेडिंग, ये तो अर्थ हो गया कि अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रदूषण के प्रकार के, कि प्रदूषण कितने प्रकार के। तो देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों से दिखाई पड़ता है। आज का जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण कई तरह से दिखाई देता है, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अगर हम बात करें बेटा जल प्रदूषण की, तो जीवन के अनिवार्य स्रोतों के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यक जल की आवश्यकता होती है। कि जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य चीजें होती है इसमें वायु के बाद दूसरे नंबर में अगर कोई चीज आती है तो वो जल ही होता है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और जल का जो है शुद्ध होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। जो हमारे उद्योगों या घरों से कचरा निकलता है ये नदियां या जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। और मिल करके वहां पे जो जल एकत्रित होता है उस जल को ये लोग क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं, और फिर वो जब उस जल को खराब करते हैं तो उसमें कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये तो हो गया पहला। सेकंड हमें बनाना है बेटा, जल प्रदूषण हो गया। अब हमारी आएगी वायु प्रदूषण। इसके बाद क्या आएगा बेटा, वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण में वायु जीवन वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जो है वो जीवन का क्या है बेटा, अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए क्या है बेटा, शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। और इसी कारण से वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना बहुत आवश्यक होता है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो जीवधारी होते हैं बेटा वो सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हमें क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, और ये जो वायु प्रदूषण होता है सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। देखिए इसका मुख्य कारण होता है जो वायु प्रदूषण है वो है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। और वो बढ़ता कैसे, उद्योगों और वाहनों से निकलने हुए धुएं से बढ़ती है उसकी मात्रा। इससे पृथ्वी के ऊपर वाली ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इस CO2 के कारण इतने ज्यादा बढ़ गया है कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर ओजोन का सुरक्षा कवच लगा है ये भी बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। ये हो गया बेटा वायु प्रदूषण।
अगली हेडिंग आपकी बनेगी बेटा, उसका नाम होगा मृदा प्रदूषण। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा? मृदा प्रदूषण। तो देखिए मृदा प्रदूषण में क्या लिखा जाएगा? मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है, वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है उसका नाम होता है मृदा प्रदूषण। यह मुख्यतः मृदा खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होती है। मृदा प्रदूषण कब होता है बेटा? ये होता है मृदा के प्रदूषण को, मृदा जब हमारी प्रदूषित होती है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जब हम अपनी खेती में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं या ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिनको हमारी मिट्टी में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है बेटा? प्रदूषित हो जाती है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण बढ़ा है। जो शहरीकरण मतलब गांवों का शहरों में बदलना, औद्योगिकरण बड़े बड़े कारखानों का लगाना, ये भी आपके मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण रहा है। मृदा प्रदूषण के बाद हो गया बेटा ध्वनि प्रदूषण। मृदा के बाद क्या आएगा बेटा? ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये आज की डेट की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और ये जो समस्या है ये वैज्ञानिकों की ही देन है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रावण शक्ति का ह्रास हो रहा है। हम लोग मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के ये जो सायरन होते हैं, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के कारण जो हमारी सुनने की क्षमता है वो घट रही है दिनों दिन। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी के साथ हमारे कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। अगला होता है बेटा रासायनिक प्रदूषण। अगला क्या होता है बेटा? रासायनिक प्रदूषण। तो देखिए रासायनिक प्रदूषण की बात कर लेते हैं। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोला गया है कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त, कारखानों से जो अपशिष्ट द्रव बह रहा है इसके अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से, उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयां और उसमें जो हमारी दवाइयां उपयोग होती हैं और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारी होगी प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, कि प्रदूषण की समस्या क्या हो सकती है और उससे हानियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों का विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो बोला यह गया है कि जो आज की डेट में निरंतर मानव जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ते हुए रेगिस्तान और भूमियों का रेगिस्तान में बदलते जाना, कपाट ओजोन की परत का सिकुड़ना और जो ओजोन है उसका सिकुड़ जाना, पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ना, वनों की कमी करना या वनों को काट देना, औद्योगिकीकरण विकास के सम्मुख और बड़े बड़े कारखानों को लगाना, इन सब से बहुत ही ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हमारे श्वसन की गति, जो हमारे सांस लेने की गति है, नाड़ी की गति आदि में उतार चढ़ाव लगातार होता जा रहा है। रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। जो रुधिर परिसंचरण होता है और हृदय पेशी गुण होते हैं उनको भी बदल रहे हैं तथा प्रदूषण जन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्ण ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है और इस तरह से प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को जकड़ लेती हैं, जिसके कारण वो समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया। फिर क्या है बेटा? समस्या का समाधान। अब ये जो समस्या उत्पन्न हो गई इसका समाधान क्या है उसकी बात करते हैं। समस्या का समाधान, तो देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे। ये जो मनुष्य पेड़ पौधों को, वृक्षों को काट देता है कुल्हाड़ियों से, वो ना करके उनको
बढ़ने दे, उनको फलने फूलने दे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। और जो मनुष्य पशु पक्षियों को मार करके खा जाते हैं उनको ऐसा ना करे, उनकी सुरक्षा करे। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। और जो हमने विज्ञान में प्रगति की है उसका उपयोग हमें इस काम के लिए करना चाहिए कि जो प्रदूषण हमारे फैला है इसको कैसे कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने का उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। और अगर आपको वायु प्रदूषण से बचना है तो जो कचरा होता है या गंदगी होती है उसको निरंतर समाप्त करने के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, जैसे जल प्रदूषण एक मुख्य समस्या होती है तो कारखानों में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो पानी जो है, जो गंदगी भरा पानी है या अशुद्ध पानी, वो नदियों में ना जा सके, उसको पूरा शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाए, एक ऐसी व्यवस्था लगानी चाहिए। लास्ट हेडिंग बेटा ये तो हो गई समस्या का समाधान। अब लास्ट बेटा उपसंहार। लास्ट क्या है बेटा? उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में पर्यावरण में होने वाली मनुष्य को रोकने व उनमें समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। पर्यावरण में जो होने वाला प्रदूषण है उसको रोकने के लिए और उसको बचाव के लिए हमारे विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी, एक मिनट बेटा, हाँ, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए प्रदूषित वातावरण के खबरों के प्रति सचेत हो जाएं। और जो हमारे चारों तरफ प्रदूषित वातावरण है उनकी जो खबरें आती हैं उनके प्रति हम लोग सचेत रहना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और पूरे मन से, लगन से अपने आसपास के इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आपको इतना लिखना होगा अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या पर निबंध। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैंने आपको 70 में 70 नंबर हिंदी क्लास 10th में आपके कैसे आएंगे उसकी बात आपसे की है। अगर आप इतना कुछ सही से तैयार कर लेते हैं तो आपको हिंदी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो बच्चे बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझको अपना नेम और क्लास का नेम लिख करके प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा जहां से ज्वाइन होकर के आप इसको पीडीएफ इसका ले सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जैसा भी आपको वीडियो लिखा है बेटा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो भी कमियां हो उसको भी लिखें ताकि मैं आगे की वीडियो में अपने उन कमियों को दूर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।